हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे संगणक की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हो, सभी अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इन्हीं तैयारी को और व्यस्त बनाने के लिए प्यारे साथियों, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम चैनल लेकर आया आपके लिए निःशुल्क फ्री ऑनलाइन कोर्स। जी हाँ प्यारे साथियों, फ्री ऑनलाइन कोर्स, वो चाहे साइंस का हो, वो चाहे मैथ का हो, वो चाहे राजस्थान जीके का हो। पशु परिचर भर्ती 2024 यानी प्यारे साथियों, अगर आप पशु परिचर की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज ही की नहीं, इससे पहले जो 12 क्लासें हो चुकी है वो क्लासें और आने वाली क्लासें, क्योंकि इन क्लासों में आपको कराया जाता है कक्षा 6 से कक्षा 10 तक टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको बताया जाता है। और साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बताई जाती है ताकि आप आसान तरीके से इसको याद कर सकें। चलिए आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और नया टॉपिक क्या है हमारा? उत्सर्जन तंत्र। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? उत्सर्जन तंत्र रहने वाला है। इससे पहले हम मानव रोग कंप्लीट कर चुके हैं, श्वसन तंत्र नहीं पढ़ा, पाचन तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं? अंतःस्रावी तंत्र पढ़ चुके हैं। और उत्सर्जन तंत्र की एक क्लास आपकी पहले हो चुकी है। और आज की हमारी 2 नंबर क्लास रहने वाली, जिसमें हम कंप्लीट पढ़ लेंगे उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ लेंगे? उत्सर्जन तंत्र आप कंप्लीट पढ़ लेंगे आज इस क्लास में। चलिए आज की क्लास हम नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं। देखिए उत्सर्जन तंत्र के हस्तलिखित नोट्स आपकी स्क्रीन पर है। कल हमने क्या देखा था? उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? उत्सर्जी अंग त्वचा, फेफड़े, यकृत और वक्रक, ये होते हैं उत्सर्जी अंग। और फिर उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर हमने जीवों को बांटा था यूरियोलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमीनोटेलिक। क्या? अमीनोटेलिक और अमीनो अम्ल जो स्रावित करते हैं वे। फिर हमने मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र के अंग देखे थे वक्रक, मूत्रनली, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। और उसका हम डायग्राम के माध्यम से हम समझे से एक एक बात, कौन सी ग्रंथि क्या कार्य करती है। जैसे रेनिल कैप्सूल कोशिकाएं, ये क्या कार्य करती है? ये किडनी को संक्रमण से बचाती है। एडिपोज परत क्या करती है? किडनी की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है। रीनल फेंजिया क्या करती है? यह किडनी की बाह्य परत जो किडनी को उदर गुहा से जोड़ती है। और किडनी वर्टनी के वक्र स्तूप क्या थे? वर्टनी के वक्र स्तंभ थे प्यारे साथियों, जिनकी संख्या 10 से 12 होती है और इनके अंदर लाखों में नेफ्रॉन पाया जाता है। और नेफ्रॉन वक्रक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई माना जाता है। फिर हमने बात की थी मूत्रनली की लंबाई की। मूत्रनली की लंबाई 20 से 25 सेमी होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी पेशी, कौन सी? डिट्रेसर पेशी। कौन सी पेशी? डिट्रेसर पेशी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, जो मूत्राशय के आयतन को नियंत्रित करती है या कम या ज्यादा करती है। यहां तक हमने कल एक एक बात अच्छे तरीके से समझ ली थी 12 क्लासों तक। आज हमारी 13 नंबर क्लास रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं यहां से, नेफ्रॉन नली की संरचना। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है नेफ्रॉन नली की संरचना। क्या है? नेफ्रॉन नली की संरचना। देखिए किस प्रकार है। देखिए यहां पर है जो नेफ्रॉन नली की आपको संरचना बताई गई है। यहां पर देखिए आपको गहरा भाग दिखाई दे रहा है, बीच में क्या दिखाई दे रहा है? गहरा भाग दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या होता है? ये है वुमन संपुट। क्या है? बोमेन संपुट इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोमेन संपुट। इस प्रकार की संरचना होती है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, यहां देखिए एक एक बात यहां समझ में आएगी। देखिए क्या है? नेफ्रॉन नलिका के अगर भाग में प्याले नुमा संरचना बोमेन संपुट कहते हैं। देखिए प्याले नुमा संरचना इस प्रकार है ना,
प्याले नुमा संरचना को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। इस भाग में रेशेदार कोशिकाएं पाई जाती है। वोमेन संपुट व पोडोसाइट मिलकर एक मेल पिंगिकाय का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक मेल पिंगिकाय का निर्माण करते। कौन कौन? वोमेन संपुट और पोडोसाइट, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक मेल पिंगिकाय का निर्माण करते हैं। मेल पिंगिकाय का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे देखिए, मेल पिंगी के पास समीपस्थ कुंडलित नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समीपस्थ कुंडलित नलिका पाई जाती है, जो हेनले लूप की सहायता से दूरस्थ नलिका से जुड़ी होती है। अब देखिए प्यारे साथियों, अब आएगा आपके समझ में। देखिए यहां पर क्या है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और यहां पर कौन सी नलिका है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहां पर तो है समीपस्थ कुंडलित नलिका और यहां पर है दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? हेनले लूप। इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? हेनले लूप इसको जोड़ने का कार्य करता है। कौन किसको जोड़ता है? हेनले लूप जोड़ता है प्यारे साथियों समीपस्थ कुंडलित नलिका को दूरस्थ कुंडलित नलिका से जोड़ता है। समझ में आया ना? अब चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। आगे देखिए, दूरस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम भाग संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। चलिए अब देखिए, अब आ रहा है ना आपको समझ में? एक एक बात अब समझ में आ रही है। पहले मैं डायग्राम बताता तो समझ में नहीं आती। दूरस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम भाग किससे जुड़ा होता है? संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन, समीपस्थ कुंडलित नलिका व दूरस्थ कुंडलित नलिका को नेफ्रॉन में कौन सा भाग जोड़ता है? तो हेनले लूप जोड़ता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम भाग किस नलिका से जुड़ा होता है? तो संग्राहक नलिका का। नेफ्रॉन की संरचना में प्याले के समान संरचना किसकी होती है? बोमेन संपुट की होती है। और बोमेन संपुट और पोडोसाइट मिलकर क्या बनाते हैं? तो मेल पिंगिकाय का निर्माण करते हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेफ्रॉन से, और ये होती है नेफ्रॉन की संरचना। और एक एक बात मैंने आपको इस थ्योरी के माध्यम से बता दी। आगे देखिए, नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में होती है। नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया कितने चरणों में? 3 चरणों में होती है। कौन कौन से? गोलमेरोलस, जिसे और क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन, और क्या है? नलिकीय पुनः अवशोषण और नलिकीय उत्सर्जन। सबसे पहले परानिस्यंदन होता है, उसके बाद नलिका पुनः अवशोषण, फिर नलिकीय उत्सर्जन। चलिए इन्हें भी हम समझते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। और नंबर 1 क्या है? परानिस्यंदन। क्या है? परानिस्यंदन क्या होता है? नेफ्रॉन में अभिवाही रक्त नलिका रक्त को लेकर आती है। अभिवाही रक्त नलिका क्या लेकर आती है? रक्त को लेकर आती है। तथा अपवाही रक्त नलिका में छने हुए रक्त को पुनः ले जाता है। नेफ्रॉन से लगभग 1100-1200 ml रक्त प्रति मिनट गुजरता है। नेफ्रॉन से प्रति मिनट कितना ml रक्त गुजरता है? 1100 से 1200 ml रक्त गुजरता है, जिसमें से मेल पिंगी द्वारा 125 ml रक्त छनकर अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। आगे देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार पूरी पढ़ लीजिए थ्योरी। रक्त छनते समय इसके साथ जल, पोषक पदार्थ, विभिन्न आयन गलती से छनकर समिश्र कुंडलित नलिका में आ जाते हैं। अब देखिए, अब मैं बताता हूं इसकी पूरी बात कि नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन की जो ऊपर की जो नलिका है, अभिवाही रक्त नलिका, जो जहां पर प्याले नुमा संरचना बनी हुई है ना इस प्रकार, वहां पर अभिवाही रक्त नलिका क्या लाती है? रक्त लाती है। क्या लाती है?
अभिवाही रक्त नलिका क्या लाती है? रक्त लाती है। तथा अपवाही रक्त नलिका छने हुए रक्त को पुनः ले जाती है। यहां से रक्त लाती है और जो छना हुआ रक्त है ना, यहां पर रक्त को छान लिया जाता है और वापिस अपवाही रक्त नलिका ले जाती है। नेफ्रॉन से लगभग 1100-1200 रक्त प्रति मिनट गुजरता है। यहां से कितना रक्त गुजरता है? 1100 से 1200 ml प्रति मिनट रक्त गुजरता है। यानी 1 मिनट में यहां से कितना रक्त गुजर जाएगा? 1100 से 1200 ml गुजर जाएगा। कहां से? वोमन संपुट से होकर, यहां से जहां पर अभिवाही रक्त नलिका रक्त लेकर आती है और यहां पर रक्त को छान लिया जाता है और छने हुए रक्त को वापिस अपवाही रक्त नलिका ले जाती है। और जो बचा है ना 125 ml रक्त, जो कौन है अलग कर लेता है? मेल पिंगिकाएं अलग कर लेता है। और इस छने हुए रक्त का क्या कार्य होता है? आगे जो है ना समीपस्थ नलिका, वहां पर भेज दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वहां पर भेज दिया जाता है। अब आगे की बात देखिए, अब होगी आगे की बात। रक्त आ गया, आगे नलिकीय पुनः अवशोषण। समीपस्थ कुंडलित नलिका हेनले लूप तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका जल व पोषक पदार्थ का अवशोषण करके शरीर के पुनः उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए यहां से क्या हुआ, जो छना हुआ रक्त आया था ना 125 ml, जिसमें जल भी आ गया, गलती से आयन आए हैं, उनका पुनः अवशोषण होता है समीपस्थ नलिका में, हेनले लूप में। उसके बाद होता है किस में प्यारे साथियों? दूरस्थ कुंडलित नलिका में उसका अवशोषण कर लिया जाता है और शरीर को पुनः उपलब्ध करवा दिया जाता है। अब देखिए आगे, नलिकीय उत्सर्जन। पुनः अवशोषण के पश्चात शेष मूत्र को संग्राहक नली की सहायता से मूत्र नली में पहुंचाना। क्या कार्य है? समझ में आया ना? अब देखिए एक एक दोबारा से देखिए, यहां पर आपको डायग्राम के माध्यम से मैं बता रहा हूं एक एक बात। अब देखिए सबसे पहले अभिवाही रक्त नलिका क्या लेकर आ रही है? यहां पर रक्त, और कितना लेकर आ रही है? लगभग 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml प्रति मिनट इतना रक्त आ रहा है यहां पर। उसके बाद देखिए यहां पर रक्त का क्या होगा? छननीकरण हो गया, यानी रक्त को छाना जाएगा। लेकिन 125 ml रक्त ही छानता है, 125 ml रख लेता है, और जो शुद्ध रक्त हो जाता है ना बाद में, वो भेज दिया जाता है कहां पर? अपवाही रक्त नलिका के माध्यम से। 125 ml हो गया, इसमें गलती से जल भी आया होगा, आयन भी आए होंगे, रक्त भी आए, इसमें गलती से कुछ रक्त भी आ गया होगा छानने के बाद, आयन भी आए होंगे प्यार साथियों, गलती से कोई जल भी आ गया होगा। लेकिन इसे कहां पर भेज दिया जाता है? समीपस्थ नलिका में आगे। और जो बचा हुआ जल है ना, बचे हुए जो आयन है, उनका अवशोषण होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, हेनले लूप में, और दूरस्थ कुंडलित नलिका में। यहां पर होता है अवशोषण, और जल और आयन का अवशोषण करके पुनः वापिस शरीर को भेज दिया जाता है कि ये आपका जल और आयन है ना, गलती से हमारे पास आ गए, आप रख लीजिए, हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां से क्या होता है? जो बच गया ना, अब जो बचा है वही मूत्र है, और वो मूत्र संग्राहक नलिका की सहायता से कहां पर? मूत्र नली में भेज दिया जाता है। ये थी सभी की एक गाथा। इतनी छोटी सी बात थी और इतनी बड़ी थ्योरी थी प्यारे साथियों। अब देखिए मूत्र नली में आ गया मूत्र। अब मूत्र की बात करते हैं। क्या है मूत्र? रंग कैसा? हल्का पीला, वर्णक यूरोक्रोम नामक वर्णक होता है। पीएच देखिए औसत 6 होती है। कितनी होती है? 6। यानी हल्का अम्लीय है या हल्का क्षारीय है? हल्का अम्लीय है, क्योंकि 7 से कम पीएच हो तो क्या होता है? अम्लीय, और 7 से अधिक हो तो क्या होता है? क्षारीय, और 7 पर क्या होता है? उदासीन। स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है, यानी 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। मूत्र में गंध का कारण अमोनिया, क्योंकि यूरिया को वायु से क्रिया कर अमोनिया में बदल जाता है।
यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे साथियों कि मूत्र में जो गंध आती है ना, आपने देखा होगा टॉयलेट में, बाथरूम में आपको स्मेल आती है मूत्र की, तो वो क्यों आती है? क्योंकि वहां पर जो यूरिया है ना, क्योंकि आपके मूत्र में यूरिया होती है और यूरिया वायु के संपर्क में आने के कारण किस में बदल जाती है? अमोनिया में बदल जाती है, और अमोनिया में क्या आती है? गंध आती है। इसी कारण मूत्र में गंध आने लगती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें, ये देखिए आगे घटक देखिए, इसमें मूत्र में क्या होता है? 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अलग कार्बनिक पदार्थ हो गए। ये है मूत्र के घटक। नेक्स्ट देखिए रोग। रोग कौन कौन से होते हैं? रोग देख लीजिए। रोगों की बात करें तो नंबर 1 रोग देखिए, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया किसे कहेंगे? मूत्र का बार बार त्यागना। मूत्र को बार बार त्यागने जाना क्या होता है? पॉलीयूरिया रोग कहलाता है। मूत्र की मात्रा अगर अधिक है तो डाईयूरियोसिस होता है। मूत्र की मात्रा अगर कम हो गई तो ओलिगोयूरिया कहलाता है। दर्द के साथ मूत्र त्यागना डिसयूरियो कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसयूरियो कहलाता है। और मूत्र के साथ रक्त भी अगर आने लगता है तो हेमेटोयूरिया रोग कहलाता है। कौन सा रोग? हेमेटोयूरिया रोग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, जीवों के उत्सर्जी अंग। जीवों में उत्सर्जी अंग, कोकरेज। सबसे पहले कोकरेज में मेल पिंगी नलिकाएं उत्सर्जी अंग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया तो। केंचुए में, केंचुए की बात करें तो प्यारे साथियों केंचुए में पाए जाते हैं, देखिए क्लोरेगामन। क्या है? क्लोरेगामन कोशिकाएं पाई जाती है उत्सर्जी अंग के रूप में। प्लेटी हेमल्थीज कौन सी कोशिका? ज्वाला कोशिका। मोलस्का में बेंजोनस के अंग। मोलस्का में बेंजोनस के अंग पाए जाते हैं। यानी एक बार और देखिए, कोकरेज में कौन सा उत्सर्जी अंग पाया जाता है? मेल पिंगी नलिकाएं पाया जाता है। केंचुए में कौन सा? क्लोरेगामन कोशिका पाया जाता है। प्लेटी हेमिल्थीज में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है और मोलस्का में बेंजोनस के अंग पाए जाते हैं। केसुर्की में प्रथम निर्मित नाइट्रोजन अपशिष्ट अमोनिया होता है और अस्थिल मछलियों में अमोनिया का उत्सर्जन होता है और उपास्थि मछलियों में यूरिया का उत्सर्जन होता है। जल के लिए पारगम्य, अपारगम्य। जल के लिए अपारगम्य हेनले लूप की आरोही भुजा। जल के लिए अपारगम्य कौन सी होती है? हेनले लूप की आरोही भुजा होती है। तो ये था उत्सर्जन तंत्र प्यारे साथियों। अगर आप करना चाहते हैं सैगणक और पशु परिचर का संपूर्ण जीके, चाहे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, तो इसी चैनल पर आपको मिल रही है फ्री ऑनलाइन क्लासें। तो कर लीजिए प्यारे साथियों, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, क्योंकि इस पर आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो जाकर ज्वाइन कीजिए और नोट्स को प्राप्त कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।